नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर ए के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। मैं आज के इस व्याख्यानमाला में समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं इस चैनल को सुनने एवं देखने वाले समस्त श्रोताओं का श्रव्य करने वाले समस्त प्रबुद्ध जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी के थर्ड पेपर में सम्मिलित एक प्रमुख विषय हाइब्रिडोमा टेक्निक या हाइब्रिडोमा तकनीकी तथा उसके अनुप्रयोग के बारे में मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हाइब्रिडोमा एक प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है जिससे प्रमुख रूप से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं और इसका प्रमुख उपयोग चिकित्सकीय क्षेत्र में होता है। ऐतिहासिक परिपृष्ठ या परिदृश्य में देखें तो सन 1995 में 1995 में जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्जिस जेफ कोलर तथा अर्जेंटीना वैज्ञानिक सीजन मिल्स्टेन ने प्रयोगशाला में एक अमर कोशिका मॉर्टल सेल का या कैंसर सेल को सामान्य प्लाज्मा से फ्यूजन कराने में सफलता प्राप्त की थी, जो उस मूसे से प्राप्त की थी, रैट से प्राप्त की थी, चूहे से, जिसे विशिष्ट प्रतिजन दिया गया था। अतः प्राप्त संकर कोशिका में यह क्षमता पाई जाती है, हाइब्रिड सेल के अंदर यह क्षमता पाई जाती है कि वह विभाजन करती हुई कोशिकाओं के एक क्लोन को उत्पन्न करती है। विभाजन करती हुई सेल्स के एक ही प्रकार के क्लोन को उत्पन्न करती है, जिसे संकरित या हाइब्रिडोमा कहते हैं। हाइब्रिडोमा शब्द का प्रयोग दो भिन्न प्रकृति की सेल्स के फ्यूजन से प्राप्त या निर्मित कोशिका हेतु किया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न प्रतिरक्षियों या एंटीबॉडीज एक क्लोनी एंटीबॉडीज थीं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थीं, जो कि हाइब्रिडोमा टेक्निक से प्राप्त होती हैं। अतः इस तरह की एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या एक क्लोनी प्रतिरक्षियों को लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक अत्यधिक मात्रा में प्राप्त करने की विधि की खोज हुई। इस विधि से क्लोनी प्रतिरक्षियों, क्लोनल एंटीबॉडीज के प्राप्त करने को प्राप्त करने की तकनीक ये हाइब्रिडोमा तकनीक कहलाई और इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र के अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान आदि में भी किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्राप्त करने की क्रिया को 4 शब्दों में या 4 पदों में, 4 पॉइंट्स में विभक्त करते हैं। पहला, हाइब्रिडोमा का बनना या हाइब्रिडोमा कैसे बनाया जाता है, मेकिंग ऑफ हाइब्रिडोमा। दूसरा, हाइब्रिडोमा सेल्स को संवर्धन करना, कल्चर ऑफ हाइब्रिडोमा। तीसरा, हाइब्रिडोमा का बनाना, हाइब्रिडोमा सेल्स के क्लोनिंग करना एवं इनका परीक्षण किया जाना, क्लोनिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हाइब्रिडोमा। चौथा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उत्पादन किया जाना, प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो सबसे पहली विधि को हम समझें, मेकिंग ऑफ हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा के बनाए जाने एवं उससे इच्छित मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज MAbs के स्रावित किए जाने एवं प्राप्त किए जाने हेतु सर्वप्रथम एक
एक्सपेरिमेंटल एनिमल का चयन किया जाता है, जैसे रैट हो, माइस हो, इस तरीके से, और उन्हें सामान्यतः कार्य हेतु इस कार्य के लिए आमतौर पर माउस का उपयोग किया जाता है। इस रैट को या माउस को इच्छित एंटीजन फॉरेन प्रोटीन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि पेरिटोनियल कैविटी में अथवा उपत्वकतः या सबक्यूटेनियसली, उपत्वकतः का अर्थ होता है सबक्यूटेनियसली, क्यूटेनियस के नीचे की ओर लगाकर इम्यूनाइज किया जाता है, प्रतिरक्षित किया जाता है। और यह क्रिया अनेक बार की जाती है जिससे कि उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाए, तथा प्रत्येक बार निवेशित किए जाने वाले एंटीजन की मात्रा पहले की अपेक्षा बढ़ा दी जाती है, उसकी डोज बढ़ा दी जाती है, और अंतिम बार एंटीजन के निवेशित किए जाने के 3 दिन बाद उस प्राणी का विच्छेदन कर उसकी स्प्लीन या लसिका पर्वों, लिम्फ नोड्स को प्राप्त किया जाता है, और इस प्रकार बार बार दिए गए एंटीजन की मात्रा बी लिम्फोसाइट सेल्स को प्रतिरक्षाएं बनाने हेतु उत्तेजित करती हैं। एंटीबॉडीज़ कहाँ बनती हैं? बी लिम्फोसाइट सेल्स में बनती हैं, बीटा लिम्फोसाइट्स में बनती हैं, और बार बार इम्यूनाइज करने पर लिम्फोसाइट्स के अंदर, लिम्फ सेल्स के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर बीटा लिम्फोसाइट्स में एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए स्टिमुलेट होती हैं, और 3 दिनों के भीतर प्रतिरक्षी उत्पादन करने वाली सेल्स पूर्ण रूप से ग्रो हो जाती हैं, वृद्धि कर लेती हैं। प्रतिरक्षी माउस के बॉडी से 3 दिनों के बाद स्प्लीन या लिम्फ नोड्स को सावधानी से अलग कर लेते हैं, खोल लेते हैं, और लिम्फोसाइट्स एवं ब्लड सेल्स को एकत्रित कर लिया जाता है, और लिम्फोसाइट्स को घनत्व एवं अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन एक तकनीकी है जिसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए बड़े मॉलिक्यूल्स को नीचे की ओर सेडिमेंट कर लिया जाता है, वो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूज टेक्निक द्वारा अलग कर लिया जाता है और प्राप्त कर लेते हैं, और उसको फिर आसुत जल से, डिस्टिल वाटर से धो लिया जाता है। तो ये एक तकनीक है। इसके बाद इस प्रकार से प्राप्त लिम्फोसाइट्स को HPRT, हाइपोजेंथिन फॉस्फोहाइड्रोक्सिल ट्रांसफरेज, HPRT नेगेटिव माइलोमा सेल से मिलाया जाता है, और किसी भी सामान्य प्रकार के माइलोमा सेल्स का उपयोग यहाँ नहीं किया जाता है। जिन माइलोमा सेल्स का उपयोग किया जाता है वे 2 प्रकार के प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, 2 प्रकार के गुण रखती हैं। प्रथम, ये माइलोमा कोशिकाएं स्वयं किसी भी प्रकार एंटीबॉडीज़ का सिक्रेशन नहीं करती, केवल विभाजन करने एवं संख्या में वृद्धि करने की क्षमता इनमें होती है, और कुछ एंटीबॉडीज़ माइलोमा सेल से जीवित रहती हैं जिनमें किड1 या हाइपोजेंथिन फॉस्फोराइलेशन ट्रांसफरेज HPRT की विकृति होती है, और इनको HPRT ऋणात्मक माइलोमा सेल्स कहते हैं। ऋणात्मक माइलोमा सेल्स व लिम्फोसाइट्स जो स्प्लीन से प्राप्त की गई हैं, इनको फ्यूजन प्रमोट करते हैं। इनको फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा माध्यम में 5:1 या 2:1, 5:1 या 2:1 के अनुपात में
कुछ क्षणों के लिए रखा जाता है, इंक्यूबेट किया जाता है। इस प्रोसेस को इंक्यूबेशन कहते हैं। और इस माध्यम हेतु पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल नामक केमिकल का उपयोग किया जाता है। फ्यूजन के बाद प्राप्त सेल्स को धोया जाता है और इस प्रकार से 3 दिनों बाद 50 से 70% क्लोन कोशिकाओं से इनको पृथक कर नई प्लेट्स में रखते हैं। प्रत्येक 2 सप्ताह बाद यह क्रिया दोहराई जाती है और कुछ पृथक क्लोन कोशिकाओं का या हाइब्रिडोमा सेल्स को फ्रीजर में परिरक्षित बनाए रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, ताकि समय समय पर उन्हें निकाल कर संवर्धित किया जा सके। इन क्लोन्स का परीक्षण करके यह निश्चित किया जाता है कि वास्तविक प्रतिजन के प्रति अनुक्रिया करते हैं या नहीं। इस प्रकार परीक्षण से में सफल जो होती हैं सेल्स, उनको अलग कर उनका कल्चर किया जाता है एवं इससे एक क्लोनी प्रतिरक्षियाँ या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्राप्त हो जाती हैं और इसी प्रकार से वैक्सीन बनाई जाती हैं। जैसे वर्तमान में कोरोना वायरस की वैक्सीन जो बनाई जा रही है, ये कोरोना वायरस की वैक्सीन में आरएनए वैक्सीन है, ये आरएनए वायरस है और इसकी भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ से इसी टेक्निक से, हाइब्रिडोमा टेक्निक से उसकी वैक्सीन बनाई जाती है और वो काफ़ी सेफ होती है। अब एक मोनोक्लोनल प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैसे होता है, एक क्लोनी प्रतिरक्षियों का उत्पादन कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है। जिन क्लोन कोशिकाओं को जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उत्पन्न करती हैं, दूसरे माउस की देह से में निवेशित किया जाता है और इस प्रकार से इनका उपयोग बहुत से टीकों या वैक्सीन के निर्माण में किया जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान में, माइक्रोबायोलॉजी में एक क्लोनी प्रतिरक्षियों को बहुत से माइक्रोबायल सूक्ष्म जीवों के प्रतिजनों के विरुद्ध भी निर्मित किया जाता है और ऐसे एक क्लोनी प्रतिरक्षियों का उपयोग वायरस और बैक्टीरिया की प्रोटीन में एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स का मैपिंग में किया जाता है। इसी तरह से इनका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में एक क्लोनी प्रतिरक्षियों की सहायता से विज्ञान में विशेष चिकित्सा विज्ञान में, मेडिकल साइंस में विशेषकर रोगों के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इनके सहायता से वायरस या अन्य संक्रमण अभिकर्मकों पर प्रतिजनी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स का मानचित्र तैयार किया जाता है। इससे प्रोटीन की वियुक्ति का अध्ययन भी किया जाता है। प्रोटीन आइसोलेशन में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग एंजाइम आनुवंशिकी के क्षेत्र में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रयोग तीव्र गति से बढ़ रहा है और अब विज्ञान की एक नई शाखा प्रतिरक्षी या इम्यूनोजेनेटिक में प्रतिरक्षा आनुवंशिकी में इसका यूज होने लगा है, जो कि इस क्षेत्र में व्यापक अध्ययन करवा रहा है। एंजाइम्स का शुद्धिकरण एवं उच्च मात्रा में इनका उत्पादन उपयुक्त विधि से संभव हो सका है। इसका एक अन्य उपयोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हो जाता है। आज प्रतिरक्षी विज्ञान का एक स्वतंत्र शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज व हाइब्रिडोमा टेक्निक का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस संदर्भ में टिश्यू इम्प्लांटेशन के समय इनके द्वारा ऊतक संयोजकता का अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के अज्ञात प्रतिजनों को परखा गया है। प्रत्येक प्रत्यारोपण प्रतिजन के लिए एक क्लोनी प्रतिरक्षी उत्पादन करने की क्षमता तीव्र होती है और आज के परिप्रेक्ष्य में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या अंग प्रत्यारोपण सामान्य सी प्रक्रिया बनती जा रही है। हर जगह, हर छोटी मोटी बीमारी में जिसमें पर्टिकुलर ऑर्गन अपना काम करना बंद कर देता है, तो किसी डोनर से स्वस्थ ऑर्गन को लेकर के रोगी के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है
और यद्यपि इसके सफल होने की दर कम ही आंकी गई है, परंतु उपयुक्त तथ्यों की जानकारी हमें इन कार्यों को अधिक सूझबूझ में विकसित तकनीक के द्वारा करने में सहायता प्रदान करती है। थैंक यू। आज के इस व्याख्यान में आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो इसका PDF मैंने शेयर किया है। इससे संबंधित असाइनमेंट के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने पूछे हैं। आप इनके नोट्स बनाएं, पढ़ें, समझें। फिर भी समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। आप सबका पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद।